कमिश्नर एनआईएस पटियाला दी, क्या कहना चाहेंगे आप आज? एनआईएस पटियाला न केवल पटियाला और पंजाब के लिए शान है, बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए और भारत के कोचेस के लिए एक ऐसा संस्थान है जिसने पिछले 60 वर्षों में भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए खिलाड़ियों को, कोचेस को डिप्लोमा करवाने के लिए भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज करोड़ों रुपए के तोहफे, उसको चाहे बड़े हॉल्स की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो, लेटेस्ट मॉडर्न किचन फैसिलिटीज़ और कैंटीन की बात हो, डाइनिंग एरिया की बात हो, ये सारी सुविधाएं आज उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुछ का काम और तेज़ी के साथ करने, कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक अवसर मिला है कि आपदा के बाद, कोविड के बाद उन पुराने कोचेस के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ, जिनका पिछले 60 सालों में रिश्ता रहा है एनआईएस पटियाला के साथ और भारत की खेलों के साथ, आज उनसे भी मिलने का अवसर मिलने वाला है। मेरी इंट्रोडक्शन करवाते कहा गया कि अनुराग जी पहली बार आए। मैं इतना ही कहूँगा, खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खिलाड़ी रहते हुए मेरा बचपन, मेरी जवानी पटियाला में बीती है। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन हम लोग रहे, नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे। गेम कौन सी थी? क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेला तब हम चैंपियन रहे। यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेले तब चैंपियन रहे। तो पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है, और मैंने वो समय भी देखा है जिसको हम कभी वापस याद नहीं करना चाहते। वो एक ऐसा दौर था कि सुनसान सड़क पे कहीं बुलेट निकल जाता था तो बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं कुछ और हो जाती थी। 2-3 लोग कंबल लपेट के चलते थे तो लगता था ना जाने कौन आ गया है। एक दहशत भरा माहौल होता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, डर के माहौल में रहा जाता था, लोग पलायन करते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में बहुत बदलाव भी आया है, पंजाब आगे भी बढ़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, और कम से कम जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी किसी बाहर वालों को देकर केवल कुर्सी पे बैठने का काम ना करें। कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, कोई सवाल खड़ा करे तो पुलिस का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र में पुलिस पावर आते ही मंसूबे बदल जाना, सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने चल पड़ना, जो हित में है या अहित करता है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और पंजाब में आज एक बात चली है, ये गैंग वॉर होना, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, छीना झपटी होना और समाज में तनाव खड़ा करना और फिर कार्रवाई ना करना। आखिरकार पंजाब वालों ने सत्ता तो सुधार के लिए दी थी, कम से कम लोगों का मान तो रख लो। जनता के वर्डिक्ट का मान तो रख लो। आउटसोर्स नहीं करने के लिए कहा था कि सत्ता आपको दी और चला कहीं से कोई और रहा। पंजाबी कभी इस बात को सहन नहीं करते, और मुझे लगता नहीं पंजाब इसको सहन करेगा कि कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाए कहीं से बैठ कर। बग्गा की जो कल हुई है उसको कैसे, और इसके साथ थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ कि जो एडवोकेट जनरल है पटवालिया पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि हमने हर प्रोसीजर फॉलो किया है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं?
बात यह है कि अगर किसी के पास सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हों और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया हो, तो ये अपने आप में दिखाता है क्या किसी दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ पर आकर स्थानीय पुलिस को पूछे बिना किसी को भी उठाकर ले जाना शुरू कर देगी? क्या पंजाब ने तय कर लिया कि ऐसा होगा? अगर पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने तय कर लिया है कि कल को किसी दूसरे राज्य की पुलिस आए और यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म किए बिना उठाकर ले जाए, क्या ये तय कर लिया है? आखिरकार पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो कोई क्या करेगा? और कानून व्यवस्था बनाने में आप असफल हो रहे हैं। आप सत्ता का दुरुपयोग बदले की भावना के लिए कर रहे हो और ये कार्रवाई बदले की भावना से उचित नहीं। इसकी आलोचना पूरे देश भर में हो रही है और कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। और पंजाब की ये छवि किसी को मंजूर नहीं है। ठाकुर साहब, पंजाब बॉर्डर ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, राज्य की पुलिस ते टैक्नोलॉजी जानने वाले बंदे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ मिल के ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ करना चाहिए, उसी दिशा 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। एक पासे ਜਿਹੜੇ नक्सल प्रभावित इलाके ने ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ जंगलों 'ਚ ਤੇ बाकी इलाकों 'ਚ, ਉੱਥੇ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चुनौती है। ਇੱਥੇ भी बॉर्डर ਤੇ ਇਹੀ चुनौती है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ कर पाना कई बार उस तरह ना राज्य भी अपने आप ਨੂੰ तैयार नहीं समझते, तो केंद्र के सुरक्षा बल भी अपनी निगरानी रख के बॉर्डर के इलाके में बचाने लिए जो जो कदम उठाने के नाल उठा रहे हैं। पुलिस के लैवल पर बहुत ज़्यादा आपस शेयर भी करते हैं जानकारी। इस तो ज़्यादा शायद मैं कुछ ना कह पावा, संबंधित विभाग तो कह पाएगा, लेकिन इन्ना जरूर कहांगा कि देश की सुरक्षा लिए केंद्र ते प्रदेश दोनों मिल के नागरिकों की भी तो देश की सुरक्षा लिए हर कदम उठा रही है। ठाकुर साहब, NIS ने बहुत सारे खिडारी दे रहे है, कुछ टैक्नोलॉजी, नवी टैक्नोलॉजी NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 골ਡ ਲੈ ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ NIS ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲॉਜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ NIS ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो NIS पटियाले 4-5 महीने जिदा खराब होंदे होण तो उहदे लई वड्डी इंडोर सुविधा बनाई जा रही ताकि अंदर ही ट्रैक बने, अंदर एथलीट ट्रेनिंग कर सकन। जिथे तक नीरज चोपड़ा की गल की, तुहानूं याद होएगा किन्ने जैवलिन खरीद के दिते गए सी ताकि उस लिहाज की ट्रेनिंग की जाए। अज जे मैं इनू थोड़ा हिंदी च कह देवां तो मेरे ख्याल ज़्यादा सौखा होएगा बाकियां लई भी। मोदी जी के आने के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में मेडल जीतने की क्षमता रखते हों,
उनको ट्रेनिंग देने के लिए बजट बनाया गया, इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, मिशन ओलंपिक कमेटी बनाई गई। आजकल भी चयन चल रहा है कि 2024 के खिलाड़ी कौन से होंगे, वो भी हमने किए हैं। जितेंद्र तूर है, कमलदीप है जी। इसी तरह से कई खिलाड़ियों को उसमें रखा गया, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को उसमें चुना गया है। और इनको चुनने के बाद एक और इनके रहने का, खाने का, इनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और जेब खर्च भी इनको 50,000 रुपया प्रति महीना, इनके 6 लाख रुपया साल का वो भी देती है। 2300 खिलाड़ी हम अलग से ऐसे लेते हैं जिनके ऊपर लगभग 6 लाख रुपया खर्च किया जाता है। यंग एथलीट्स को हम लेते हैं जिनके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके बाकी सुविधाओं पर। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइड ट्रेनिंग सेंटर्स वो बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया एकेडमीज़ बनाई जा रही हैं। कोई पूर्व खिलाड़ी भी अगर अपनी एकेडमी शुरू करना चाहता है तो उसको भी हम 5 लाख रुपये देते हैं साल का कि वो अपनी शुरू कर सके। उसको रोज़गार भी मिलेगा, खिलाड़ियों को कोच भी मिलेगा। इसी तरह से ही राज्य के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे जो राज्य नहीं चला पा रहा था, उनको भी हमने चलाया। कुछ अपने सेंटर थे, उनको भी अपग्रेड करने का हमने काम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में बेंगलुरु में हुई, बहुत सफल हुई। 3,900 खिलाड़ी देश भर से आए, 208 यूनिवर्सिटी से आए। और मैं तो ये कहूँगा, पंजाब की अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा चंक अगर मेडल्स का जीता तो इन लोगों ने जीता। फिर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटीज़ ने उसी तरह से मेडल सबसे ज़्यादा जीते। तो इन इलाकों में, पंजाब हरियाणा में जो खेलों का एक रुझान है और जो रुचि है लोगों में, परिवारों में, खिलाड़ियों में, इसको और बढ़ावा देने के लिए हम NIS पटियाला को और मजबूत करेंगे। राज जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, राज्य ਲਈ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ MP ਦੇ ਚੋਣਾਂ BJP ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ BJP सर आप खिलाड़ी हैं, पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुछ जगह पर EVM मशीनें पड़ी हैं। सर EVM मशीनें पड़ी हैं जिसके कारण खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि EVM मशीनें पड़ी हैं, वो खेल नहीं पा रहे। मेरे ध्यान में आप ये विषय लेकर आए और मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर ये राज्य में किसी इलेक्शंस को लेकर रखी गई हैं तो अलग बात है, अगर केंद्र में वापस जानी तो वहाँ पर वैसी बात की जा सकती है। और शायद इसके लिए व्यवस्था पूरे देश भर में बनाई गई है। राज्यों में अलग अलग इनकी स्टोरेज करने की व्यवस्था के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है और शायद उस दिशा में काम भी हो रहा है। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋ। सर तीनों का गठबंधन हो सकता है, कैप्टन साहब भी और अकाली दल भी। किसी ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ, 2022 ਹੈ, 2027 ਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ